हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आरटीआई की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीआईओ के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी की वेबसाइट पर होनी चाहिए, पीआईओ किसे कहते हैं, आरटीआई लगाते कैसे हैं, आरटीआई का जवाब कितने दिनों में देना होगा पीआईओ को, कौन सी इंफॉर्मेशन आप नहीं मांग सकते आरटीआई के थ्रू, क्या आरटीआई रिजेक्ट भी हो सकती है, रिजेक्शन के रीजंस क्या होंगे, क्या पार्शियल डिस्क्लोजर हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो क्या प्रोसीजर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्ट के अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो अपने पास मौजूद रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखे जो उसके पास पोजीशन में है, और मैनुअल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा को एक्ट में बताए गए तरीके से पब्लिश करें। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी अपने सभी रिकॉर्ड्स को सही तरीके से कैटलॉग और इंडेक्स करके रखेगी ताकि इस एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन का राइट इजीली मिल सके। पब्लिक अथॉरिटी इंश्योर करेगी कि जिन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया जाना अप्रोप्रिएट है उन्हें रीजनेबल टाइम में और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कंप्यूटराइज किया जाए और देश भर में अलग अलग सिस्टम्स पर नेटवर्क से जोड़ा जाए ताकि ऐसे रिकॉर्ड्स को इजीली एक्सेस किया जा सके। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को आरटीआई एक्ट इनैक्ट होने के 120 डेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होगी। टोटल 17 पॉइंट्स हैं, इजी हैं, याद हो जाएंगे। फर्स्ट इज अपनी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ड्यूटीज के पर्टिकुलर्स। सेकंड, अपने ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की पावर्स और ड्यूटीज। थर्ड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनाए जाने वाला प्रोसीजर इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। फोर्थ, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए सेट किए गए नॉर्म्स। फिफ्थ, अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज जो रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स और रिकॉर्ड्स यूज करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। पब्लिक अथॉरिटी के पास या उसके कंट्रोल में मौजूद डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी का स्टेटमेंट। सेवेंथ इज किसी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन या उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिलेशन में पब्लिक के साथ कंसल्टेशन या रिप्रेजेंटेशन के अरेंजमेंट के पर्टिकुलर्स। एट, पब्लिक अथॉरिटी ने जो बोर्ड्स, काउंसिल्स, कमिटीज और अदर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट की हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन हैं उनका डिटेल। इसके साथ साथ इस बात की इंफॉर्मेशन कि क्या इनकी मीटिंग्स पब्लिक के लिए ओपन है या ऐसी मीटिंग के मिनट्स पब्लिक के लिए अवेलेबल है। नाइन्थ, पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की डायरेक्टरी। टेंथ, पब्लिक अथॉरिटी के हर ऑफिसर और एम्प्लॉय को मिलने वाला मंथली रेमुनरेशन जिसमें सिस्टम ऑफ कॉम्पनसेशन भी इंक्लूडेड हो। 11, पब्लिक अथॉरिटी की हर एजेंसी को एलोकेटेड बजट जिसमें सभी प्लान्स, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर्स और किए गए डिस्बर्समेंट पर रिपोर्ट हो। 12, सब्सिडी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने का तरीका जिसमें एलोकेटेड अमाउंट और ऐसे प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज की डिटेल्स भी इंक्लूडेड हो। 13, पब्लिक अथॉरिटी जो कंसेशंस, परमिट्स या ऑथराइजेशन देती है उनको रिसीव करने वालों के पर्टिकुलर्स। 14, पब्लिक अथॉरिटी के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। 15, सिटीजन के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की अवेलेबल वेब फैसिलिटीज के पर्टिकुलर्स। अगर लाइब्रेरी या रीडिंग रूम पब्लिक के यूज के लिए है तो उसके वर्किंग आवर्स। 16, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के नेम, डेजिग्नेशंस और अदर पर्टिकुलर्स। 17, सच अदर इंफॉर्मेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसके बाद हर साल इन पब्लिकेशंस को अपडेट करना होगा। ये 17 पॉइंट्स तो देख लिए, एक लिंक बता रही हूँ, आप वहां पर खुद जाना और आराम से वेबसाइट देखना। ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी और कुछ सीआईसी का भी आइडिया लग जाएगा जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कमेंट करके बताना कि आपने इस वेबसाइट को देखा तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वेबसाइट है cic.gov.in। आप गूगल पर CIC अंडर RTI एक्ट 2005 सर्च करोगे तो भी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में आ जाएगी। वेबसाइट में होम पेज पर ही RTI इन CIC का लिंक आएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो RTI डिस्क्लोजर एज पर सेक्शन 41B ऑफ RTI लिखा हुआ होगा, बस वही देखना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है वेबसाइट पर, टूर डिटेल्स, फॉरेन टूर, पार्लियामेंट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। अब आगे देखते हैं। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को इम्पोर्टेंट पॉलिसीज बनाते समय या पब्लिक पर असर डालने वाले डिसीजन की अनाउंसमेंट करते समय सभी रेलेवेंट फैक्ट्स पब्लिश करने होंगे। सेक्शन 4 सब सेक्शन 1
क्लॉज डी कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या क्वासी जुडिशियल डिसीजंस के रीजंस उन लोगों को बताने होंगे जिन पर इन डिसीजंस का असर पड़ता है। नाउ लेट्स डिस्कस डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सेक्शन 5। हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या ऑफिसर्स के लिए ज़रूरत के हिसाब से पीआईओ और एपीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डेजिग्नेट करने होंगे। इस एक्ट के अंडर पीआईओ को इंफॉर्मेशन मांगने वाले पर्सन की रिक्वेस्ट पर काम करना होगा और इंफॉर्मेशन मांगने वाले पर्सन को रीजनेबल असिस्टेंस देनी होगी। ऐसा पीआईओ ओरल रिक्वेस्ट करने वाले सभी पर्सन को अपनी रिक्वेस्ट राइटिंग में देने के लिए भी रीजनेबल असिस्टेंस देगा। एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन मांगने का कारण या कोई और पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी सिवाय उस इंफॉर्मेशन के जो उनसे कांटेक्ट करने के लिए जरूरी हो। रिप्लाई कहाँ भेजना है, पीआईओ को एड्रेस तो चाहिए ही ना। नाउ लेट्स डिस्कस रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन सेक्शन 6। अब देखते हैं आरटीआई लगा कैसे सकते हैं। एक्ट में बताया गया है कि कोई सिटीजन इंफॉर्मेशन पाने के लिए अथॉरिटी से कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें रिक्वेस्ट को दूसरी कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करने का भी प्रोविजन है जिसके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। कोई भी पर्सन जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता है उसे कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी के पीआईओ या असिस्टेंट पीआईओ एपीओ को राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मीन से इंग्लिश, हिंदी या उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज वर्नाकुलर लैंग्वेज में रिक्वेस्ट करना होगा जहां एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। एप्लीकेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रिक्वेस्ट में उसके पर्टिकुलर्स क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए। इसके साथ रिक्विजिट फी भी जमा करना होगा। जनरली 10 रुपीज का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट लगता है। कैश भी दे सकते हो अगर पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में जाकर फिजिकली आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो। अगर आपने पेपर की आंसर शीट मंगवानी है तो आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कौन सा एग्जाम, कौन सा पेपर, कब दिया था और रोल नंबर क्या था। आपको बताना तो पड़ेगा ना। आप सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर दिया था, दिसंबर या जून अटेम्प्ट था, जेआईजीएल का पेपर था या सीएलपी का पेपर था। लेट्स डिस्कस डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट सेक्शन 7। अब आपने आरटीआई तो फाइल कर दी, अब ये तो देखो कि कितने दिन में जवाब आएगा। अगर किसी सिटीजन ने आरटीआई फाइल की तो पीआईओ को 30 डेज में जवाब देना होगा। या तो पीआईओ इन्फॉर्मेशन देगा या फिर रिजेक्ट करेगा। आरटीआई रिजेक्ट करने के रीजंस पर अभी डिस्कशन करेंगे। अगर आरटीआई एप्लीकेशन एपीआईओ को एड्रेस की है तो 35 डेज में रिक्वेस्ट का डिस्पोजल होगा। अगर थर्ड पार्टी यानी कि अदर देन सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जैसे कि एक पब्लिक अथॉरिटी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को दे रही है, तो 40 डेज के अंदर जवाब आएगा। इसके अलावा किसी की लाइफ से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर जवाब देना होगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट इज फी के कैलकुलेशन और इंटीमेशन में लगने वाला टाइम इस टाइम फ्रेम में इंक्लूडेड नहीं है, इन अदर वर्ड्स वो एक्सक्लूड होगा। सेकेंड इज डीम्ड रिफ्यूजल, 30 डेज में जवाब नहीं आया तो इट्स डीम्ड रिफ्यूजल। इफ नो एक्शन इज टेकन ऑन एप्लीकेशन विद इन 30 डेज इट्स डीम्ड रिफ्यूजल। द लास्ट वन इज नो फी फॉर डिलेड रिस्पॉन्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पब्लिक अथॉरिटी को एचसी आरटीआई एप्लीकेशन मिली, मांगी गई इंफॉर्मेशन जे की लाइफ या लिबर्टी से जुड़ी है, तो कितने दिन में रिप्लाई आएगा। अगर मांगी गई इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी से जुड़ी है तो वो रिक्वेस्ट मिलने के 48 आवर्स के अंदर दी जानी चाहिए, 48 घंटे के अंदर। अब बात करते हैं रिजेक्शन की। अगर पीआईओ आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं तो 30 डेज से पहले उनको रीजन देना पड़ेगा। पीआईओ या एपीआईओ एज द केस में भी को ये 3 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। फर्स्ट इज द रीजन फॉर सच रिजेक्शन, ऐसे रिजेक्शन का रीजन। सेकंड इज द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन में बी प्रेफर्ड, वो टाइम लिमिट जिसके अंदर ऐसे रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है। एंड द लास्ट वन इज द पर्टिकुलर्स ऑफ द एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी के पर्टिकुलर्स। इन अदर वर्ड्स रीजंस, अपील किसको करनी है और कितने दिनों में करनी है। रिजेक्शन का रीजन सेक्शन 8 दिया है या सेक्शन 9। जब हम लोगों ने आरटीआई के फीचर्स पर डिस्कशन की थी तो आपको याद होगा पॉइंट नंबर 7, सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैव बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 8 and 9 ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं।
नाउ लेट्स डिस्कस इंफॉर्मेशन एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर सेक्शन 8। जब भी कोई पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगा तो वो इन 10 में से कोई एक रीजन आपको बताएगा। सेक्शन 8 में 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 पॉइंट हैं। अंडर सेक्शन 8 there shall be no obligation on PIO to give any citizen information related to these 10 points. फर्स्ट इज जहां इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना इन सभी को अफेक्ट करता है, इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, किसी स्टेट की सिक्योरिटी या स्टेट के कोई इंटरेस्ट, स्टेट का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट या साइंटिफिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फॉरेन स्टेट के साथ कोई रिलेशन, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो किसी ऑफेंस को इंसाइट करती हो। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है किसी ऑफेंस के लिए प्रोवोक करना, अपराध के लिए उकसाना। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 8। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पब्लिश करने से स्पष्ट रूप से मना किया है, एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड, या जिसके डिस्क्लोजर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 8। थर्ड इज इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज का ब्रीच होगा। फोर्थ इज कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके डिस्क्लोजर से थर्ड पार्टी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को नुकसान होगा। जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई ना हो जाए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाना जरूरी है। अब आप सोच के देखो ना, आप किसी मेडिसिन बनाने वाले से किसी मेडिसिन का फॉर्मूला पूछोगे, या परफ्यूम बनाने वाले से फॉर्मूला पूछोगे, या रूह अफ़ज़ा या कोक बनाने वाले से फॉर्मूला पूछोगे, तो आपको लगता है वो बता देगा? कभी नहीं जी, कभी नहीं। ये सब फॉर्मूला पेटेंटेड फॉर्मूलाज हैं। ऑल दिस आर कॉल्ड आईपीओस। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारका सेक्टर 14 में है। इनके पास है सारी इंफॉर्मेशन, इनके पास है सारे राज, सारे पेटेंट, सारे फॉर्मूलाज, सारे ट्रेड सीक्रेट, लेकिन आप आरटीआई लगाकर नहीं मांग सकते। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 8। फिफ्थ इज किसी पर्सन को उसके भरोसे वाले रिश्ते, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप के अंडर मिली इंफॉर्मेशन, जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई ना हो जाए कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट इज फॉरेन गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस के साथ मिली इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 8। नेक्स्ट इज ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका डिस्क्लोजर करने से किसी पर्सन की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को खतरा हो सकता है, या जिससे लॉ इन्फोर्स करने या सिक्योरिटी के पर्पज से कॉन्फिडेंस में दी गई इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की पहचान हो सकती है। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 8। नेक्स्ट इज ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑफेंडर्स की इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन, उन पर केस चलाने के प्रोसेस में दिक्कत करेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 8। नेक्स्ट इज कैबिनेट के पेपर्स जिनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और अदर ऑफिसर्स की डेलिब्रेशंस, बातचीत का रिकॉर्ड शामिल है। प्रोवाइडेड दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस, उनके रीजंस और जिन बेसिस पर डिसीजन लिए गए हैं, उन्हें डिसीजन लिए जाने और मैटर कंप्लीट या ओवर हो जाने के बाद पब्लिक किया जाएगा। साथ ही ये भी कि जो मैटर इस सेक्शन में बताई गई एग्जाम्पशन के अंडर आते हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पर्सनल इंफॉर्मेशन से जुड़ी हो। इन सब केसेस में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, दिस इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 8। नाउ लेट्स डिस्कस रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 9। सीपीआईओ या स्टेट पीआईओ एज द केस में भी इंफॉर्मेशन के लिए किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है जहां एक्सेस देने के लिए ऐसे रिक्वेस्ट में स्टेट के अलावा किसी और पर्सन के कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो, where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state। अब देखते हैं कि पार्शियल डिस्क्लोजर किन सर्कमस्टांसेस में अलाउड है। लेट्स डिस्कस सेक्शन 10।
एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की, इंफॉर्मेशन मांगी जो सेक्शन 8 के अंडर आती है, विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। 10 पॉइंट्स में से एक पॉइंट से रिलेटेड PIO will reject your RTA application under section 7 subsection 8 mentioning the reasons which are stated in section 8। ठीक है, आपने एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की, फर्स्ट पार्ट डील करता है उस इंफॉर्मेशन से जो सेक्शन 8 के अंडर आती है, विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, एंड सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पशन नहीं है। इस केस में PIO आपको सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन देगा जो कि दी जा सकती है, जिस पर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, और फर्स्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन को इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन के रिलेशन में है विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। लेकिन ये सब तब होगा जब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अलग किए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहा जाता है। रिकॉर्ड का सिर्फ वही पार्ट दिया जा सकता है जिसमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना हो विच इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, और जिसे उस पार्ट से अलग किया जा सके जिसमें एग्जाम्प्ट वाली इंफॉर्मेशन हो। PIO को एप्लीकेंट को बताना होगा द रीजन फॉर द डिसीजन टू विदहोल्ड द एग्जम्प्ट पोर्शन। एग्जम्प्टेड पोर्शन वाले पार्ट को विदहोल्ड करने के डिसीजंस के रीजंस, एंड द सेकेंड वन इज द स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर द RTA एक्ट यूज्ड टू जस्टिफाई द विदहोल्डिंग। RTA एक्ट के वो स्पेसिफिक प्रोविजन जिनका यूज इंफॉर्मेशन न देने को जस्टिफाई करने के लिए किया गया। बाकी इंफॉर्मेशन सेक्शन 7 क्लॉज 8 वाली तो मेंशन करनी ही होगी अपील की। PIO को तो ये इंफॉर्मेशन देनी होगी। सिटीजन तो भोला भाला नादान इंसान है, उसे इन सब की जानकारी नहीं है, कानून नहीं पता सिटीजन को। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर। सेक्शन 11 में प्रोसीजर ऑफ डिस्क्लोजर दिया हुआ है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का। अगर PIO ऐसी इंफॉर्मेशन बताना चाहता है जो किसी थर्ड पार्टी से जुड़ी है या उसने दी है और जिसे कॉन्फिडेंशियल माना जाता है, तो उसे एक मैंडेटरी नेचुरल जस्टिस कंसल्टेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा। PIO को RTA एप्लीकेशन मिलने के 5 डेज के अंदर, विद इन 5 डेज, थर्ड पार्टी को रिटर्न नोटिस इशू करना होगा। थर्ड पार्टी को नोटिस मिलने से 10 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो ओरल या रिटर्न सबमिशन दे कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जानी चाहिए या नहीं। इस थर्ड पार्टी कंसल्टेशन के लिए PIO को रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टैंडर्ड 30 डेज की टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 40 डेज कर दिया जाता है। PIO को थर्ड पार्टी के सबमिशन को कंसिडर करते हुए इंफॉर्मेशन बताने या न बताने के बारे में सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ये फैसला थर्ड पार्टी को राइटिंग में उनकी अपील करने के राइट के साथ बताना होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।